नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार अब ऐसा इंतजाम करने में जुटी है कि भारत की सुई भी पाकिस्तान न पहुंच पाए। क्या है सरकार की प्लानिंग, लेटेस्ट अपडेट क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात होगी पेंशन की। केंद्र सरकार जल्द ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना करने वाली है। खबरें तो ये आ रही थी कि सरकार 7.5 गुना का इजाफा करने वाली थी, फिर 3 गुना पर सुई कैसे अटक गई, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में बात करेंगे गोल्ड की। खबरें ये आ रही हैं कि इस साल जनवरी मार्च क्वार्टर में भारत की सोने की मांग जो है 15% घट गई। क्या इसके पीछे सोने का भाव जो 1 लाख के आसपास है वो वजह है या कोई और फैक्टर है, आसान भाषा में समझें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसी बीच इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट पेश की और बताया था कि हर साल 10 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए में इस आंकड़े को आप देखेंगे तो करीब यह आंकड़ा 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैठता है। उतने मूल्य का भारतीय सामान व्यापार प्रतिबंधों को बाईपास करके पाकिस्तान पहुंच रहा है। और यह पहुंच कहां से रहा है, तो जानकारी मिली कि दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों के माध्यम से इसे पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद सरकार के कान खड़े हो। मोदी सरकार अब ऐसा इंतजाम करने में जुटी है कि भारत की सुई भी पाकिस्तान में पहुंच पाए। वो तीसरे देशों से पाकिस्तान को भेजे जा रहे भारतीय सामानों की जानकारी जुटा रही। सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने भारतीय सामान पाकिस्तान को दूसरे देशों के रास्ते भेजे जा रहे हैं। प्रवीण सर, सरकार क्या अब जाग रही है क्या? नहीं, देखिए, सरकार के नॉलेज में ये चीज़ें, ये एक यूजुअल ट्रेड प्रैक्टिस के तौर पर इस तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत सारे देशों के, अलग अलग देशों के साथ होती है। जब टैरिफ अभी लगाए अमेरिका ने, तो उसके बाद भी इस तरह की गतिविधियां तेज हुई, जहां पे कि ये ट्रांसशिपमेंट वाला जो पूरा मामला है कि आपके यहाँ पे माल आएगा, वहाँ से दूसरे देश में रूट होगा, आपकी लेबलिंग चेंज होगी या जिस तरह के भी व्यवस्थाएं करके उसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है बेसिकली कि आपका सामान बना किस कंट्री में है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया, लेबल चेक कर अलग कर दिया, पैकेजिंग बदल दी और उस पर ठप्पा लगा दिया मेड इन यूएई या मेड इन दुबई या मेड इन श्रीलंका। और इस तरह से बड़े पैमाने पे माल पाकिस्तान पहुंच रहा था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो फॉर्मल ट्रेड है जी, वो तकरीबन ना के बराबर पहुंच के, आप समझिए कि इस साल फिर भी बढ़ा। 2024 में अगर हम देखें तो 127% के आसपास ट्रेड बढ़कर 1.2 बिलियन डॉलर पहुंचा। लेकिन उसके एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आधा अरब डॉलर था, यानी 0.5 बिलियन डॉलर ट्रेड था 2023 में जी। उसमें भी भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का भारत में सामान आना बहुत कम है। मतलब 0.48 जो है, आधा अरब डॉलर में अगर हम देखें तो 0.48 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया का एक्सपोर्ट है पाकिस्तान को, और 0.02 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान का भारत को एक्सपोर्ट है। तो अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 2019 में जब पुलवामा के अटैक हुए तो उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया और पाकिस्तानी सामानों पर 200% का टैरिफ लगा दिया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच का ट्रेड कम होता चला गया, बिल्कुल घट गया। एक बार 2020 में तो शायद 0.3 बिलियन डॉलर का ही ट्रेड रह गया था दोनों देशों के बीच में। तो पाकिस्तान को अब भारत के सामानों की जब ज़रूरत हुई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की, तो तरीका ये निकला कि या तो आप यूएई के जरिए भेजिए या श्रीलंका के जरिए या सिंगापुर के जरिए। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के जरिए थर्ड पार्टी भारत का सामान पाकिस्तान पहुंचने लगा और वो आंकड़ा जो है वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का है। अब सरकार वहां लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, जब दोनों देशों के बीच में तनाव इस हद पर पहुंच गए हैं कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। आज का ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बड़ी एक बैठक की है जी। कल बैठक की थी जिसमें रक्षा प्रमुख थे सारे, रक्षा मंत्री थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल थे।
तो उस मीटिंग में यह तय किया गया कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, सेना को खुली छूट। जिस तरह की खबरें आ रही है उस हिसाब से प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहना है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर एक स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर सकता है। कुछ जगहों पे जैसे कि कुछ इलाके जो है जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर स्क्रिमिशेस किया गोलीबारी की खबरें भी आ रही हैं। तो ऐसे में भारत चाहता है कि पाकिस्तान को भारतीय सामानों का किसी भी तरीके से फ़ायदा न पहुँचे, वहाँ पे पूरी तरीके से भारत के सामानों की सप्लाई काटनी है। और उसके लिए अब सरकार ने डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, किस देश से जाता है, कैसे जाता है, कंपनियों को लिखा जाएगा, देशों को लिखा जाएगा कि भारतीय सामान की रीपैकेजिंग करके या रीलेबलिंग करके आप पाकिस्तान न भेजें। तो सरकार का ऑब्जेक्टिव बड़ा है। जिस तरह से सिंधु नदी समझौता जो था, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सरकार ने अबेयंस में डाल दिया, सस्पेंड कर दिया। कई रूट और कई तरीके ऐसे ढूंढे जा रहे हैं, एयर स्पेस बंद करने का हो या भारतीय जो समुद्री सीमाएं हों वहाँ पे पाकिस्तानी जहाज़ों के गुजरने पे प्रतिबंध लगाया जाए। वैसे मल्टीपल जो है मेजर्स सरकार उठा रही है ताकि जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है, भारत की जो ग्रूसम किलिंग्स हुई पिछले कुछ दिन पहले 28 लोगों की, उसके जरिए जो पूरा पाकिस्तान की जो आतंक की फैक्ट्री है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सके। विशाल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन की। मोदी सरकार ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की योजना बना रही है। अब ईपीएस क्या है पहले ये समझिए। देखिए, ईपीएस एक रिटायरमेंट प्लान है जिसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ मैनेज करता है। कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये महीना किया जा सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठन न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे थे। सर, क्या है ये खबर? इसका फायदा कब से लोगों को मिलेगा? और आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार के इस कदम से सर 78.5 यानी 78.5 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा, जिनमें से 36.6 लाख अभी 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले काफ़ी वक्त से पेंशन को लेके एक बड़ी सरगर्मी, गहमा गहमी चल रही, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए लोग हों या आम लोग हों, दिहाड़ी मजदूर हों। दूसरे, सरकार कई मोर्चों पर पेंशन को लेके या एंड ऑब्जेक्टिव अगर हम उसका समझे तो एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए सरकार एक गंभीरता से काम कर रही है। पहला कदम उठाया गया यूपीएस को लेके, जहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को लेके लाई गई। उसके बाद अब दूसरा कदम जो उठाते हुए दिख रही है सरकार, वो है आपका ईपीएस के जरिए, जहाँ पे कि आपका जो पीएफ कटता है, जो 12% एम्प्लॉयर देता है, उसका 8.33% आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। इसमें अभी 1,000 रुपये की पेंशन की गारंटी है जी। अब जो खबर आ रही कि अगले कुछ महीने में सरकार इसको बढ़ा के 3,000 रुपये करने की योजना बना रही है। इतना पैसा पेंशन के जरिए आपको मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल जो है, जैसा आपने बताया कि 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं, 36-38 लाख के आसपास लोगों 6 लाख को भी मिल रहा है। उनको 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिल रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो एम्प्लॉयज़ मांग कर रहे थे, जिसको हमने भी देखा कि 7,500 रुपये की मिनिमम पेंशन की या गारंटी, एक पक्की पेंशन की मांग जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, उनकी मांग थी कि इतनी कम से कम मिलनी चाहिए जी। अब आप इसको मौजूदा जो पूरा का पूरा लिविंग कॉस्ट है, रहन सहन का खर्चा है, दूसरे खर्चे हैं, अगर आप इसको उसके साथ मैच करेंगे तो 7,500 रुपये की पेंशन भी नाकाफी साबित होती है। क्योंकि सर कुछ आंकड़े हैं, मुद्रास्फीति जो है 72% बढ़ गई है बिल्कुल, और पेंशन जो है काफ़ी लंबे समय से स्थिर बना हुआ है। 2025 में जो प्री बजट मीटिंग और कंसल्टेशंस हो रहा था, उस समय भी हम लोग बराबर लाइव जा रहे थे। उस समय भी देखिए, ईपीएस के रिटायर्ड कर्मचारियों का जो एक ग्रुप था, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने भी कहा था कि 7,500 रुपये कर दीजिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ भरोसा दिया। इसके साथ ही एक और आंकड़ा है सर, 2020 का आंकड़ा है। 2020 में लेबर मिनिस्ट्री ने मिनिमम पेंशन को 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव जो है वित्त मंत्रालय को भेजा था,
जिसमें एडिशनल बजटरी सपोर्ट की बात कही गई थी, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद भी देखिए सर, लंबे समय से जो मांग चली आ रही है, वो लगता है कि अब सेटलमेंट कहीं ना कहीं आधे पे भी नहीं होता हुआ दिख रहा है सर, मात्र 3,000 रुपये। हाँ बिल्कुल, आधे पे भी सेटलमेंट होता हुआ इसमें नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है जो आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन की बात, अगर 3,000 रुपये की पेंशन मान लीजिए सरकार लेके आती है तो उससे लोगों का मोटे तौर पर कोई भला होने वाला है नहीं। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरह से आप गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पूरे साल में 6,000 रुपये देते हैं, 2-2 हज़ार करके, लेकिन वो 6,000 रुपये आप समझिए कि साल का अगर मिलना बहुत गरीब, जो बेहद गरीब लोग हैं उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। अदरवाइज 6,000 रुपये की साल में अगर मिलती है सरकार की तरफ से तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। उसी तरह से आप चाहे पीएफ की जरिए जो पेंशन आपको पक्की देने की बात है 3,000 रुपये की, वो किसी भी तरीके का बड़ा फैक्टर है नहीं। इसका सीधे तौर पर अगर आप मतलब देखेंगे तो वो ये है कि आपको अपनी पेंशन के लिए अलग से अपनी जेब से इंतजाम करने होंगे। आपको चाहे एसआईपी के जरिए, चाहे रिटायरमेंट फंड खरीदें या एफडीज के जरिए लगाएं पैसा, कोई ऐसी आपको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना होगा जहां पे कि आप पेंशन का एक पुख्ता इंतजाम कर पाएं। सरकार की तरफ से आपको जो पैसा आप जमा करा रहे हैं, जो पैसा पीएफ के जरिए आपका जा रहा है ईपीएस में, उसके जरिए मिलने वाली पेंशन कतई नाकाफ़ी होगी। अगर आप 2030, 32, 35 के आसपास देखेंगे, महंगाई और लिविंग का जो कॉस्ट है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। तो मसला इसमें एक चीज़ का और है कि सरकार अपने खजाने पर दरअसल पेंशन का बोझ लाना नहीं चाहती है। जी, जी। इसमें भी जो 1,000 रुपये की भी पेंशन है, तो जहां आपको जो गैप बन रहा है वो सरकार अपने खजाने से देती है। सर आपने ठीक कहा कि बढ़ते खर्च का ना एनालिसिस भी कर रही है सरकार। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मिनिस्ट्री ने ईपीएस पेंशनर्स को मिनिमम पेंशन देने के लिए 1,223 करोड़ रुपए जो है खर्च किए थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के 970 करोड़ रुपए से 26% ज़्यादा है। अगर पेंशन जो है 3,000 कर दी जाती है तो ये खर्च और बढ़ेगा, और आगे इसके जितने भी जो रिपरकशंस है उस पर भी मंत्रालय चर्चा कर रहा है। लेकिन खर्च का बोझ हो, और इसके बाद सर इस कहानी में मैं और भी जोड़ना चाहूँगा बात, 8th पे कमीशन को लेकर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वहाँ भी कहा जा रहा है कि अगर अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है तो उसका भी बोझ पड़ेगा। और जब कर्मचारी संगठन से हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कि सर ये देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपना सेल्फ काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर उनको इन्फ्लेशन को बीट करने लायक अगर वेतन ना मिले, पेंशन ना मिले, तो फिर लानत है सर। नहीं तो जो आपका 8th पे कमीशन है, उससे पहले जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था 10 साल पहले, तब उसमें जो उसके अनुमान आए थे उसमें यह था कि 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त खर्च सरकारी खजाने पर 7th पे कमीशन को लागू करने की वजह से पड़ रहा है। अब जब नया 8वां वेतन आयोग आएगा तो जो लागू भले 1 जनवरी 2026 से उसको करने की बात है, उसका भी बजटरी आप समझिए कि खर्च अच्छा खासा सरकार के खजाने पर बैठेगा, जिसमें 32-34% तक का सैलरी हाइक की बात करी जा रही है, प्लस पेंशन भी बढ़ेगी उसमें। उसके साथ सरकार यूपीएस भी ला रही है, उसमें भी सरकार को अपनी तरफ से पैसे डालने पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल जो सरकार के खजाने पर पेंशन और सैलरी, इसका बोझ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड जो है पिछले काफ़ी टाइम से ओल्ड पेंशन स्कीम की भी चल रही है, और अगर सरकार कोई एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेके आती है जो कि दिहाड़ी मजदूर हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, या पूरा गांव देहात किसान लोगों के लिए सारे लोगों को उसमें समाहित करने की अगर बात आ गई, तो उस पर भी सरकार का अच्छा खासा खर्च आ सकता है। तब पूरे देश को एक सिक्योरिटी नेट आपको पेंशन के जरिए, या आप 60 के पार हैं तो उस वक्त आपको पैसे मिलने की व्यवस्था होगी। तो सरकार के दिमाग में जाहिर तौर पर ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसी वजह से जो 7,500 रुपये की मांग थी उसको खत्म कर दिया गया है, और 3,000 रुपये पर उसको लाने की बात कही जा रही है। 7,500 रुपये अगर सरकार करती तो जो देखिए कि देश की इकोनॉमी में केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों की ही हिस्सेदारी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ है सर मात्र सरकारी कर्मचारी। 1.25 करोड़ जो भी केंद्र सरकार के हैं, बाकी राज्यों के हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर हो गया या जो निजी क्षेत्र है, उसमें भी संगठित क्षेत्र हैं, उनके भी जो वर्कर्स हैं उनकी भी उतनी ही पोस्ट रिटायरमेंट आपको सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए।
जो निजी क्षेत्र की कर्मचारी कंपनियां हैं वो संभवतः उस काम को कर पाने में खुद को आप असमर्थ कहिए, आप उनको बिजनेस चलाना अपना, बाकी के खर्चे वो असमर्थ पाती हैं, तो सरकार के हवाले ये सारे लोग भी आते हैं। 1 करोड़ के आसपास अगर आप इस आबादी को भी मान लीजिए जो फॉर्मल सेक्टर में है आपके संगठित क्षेत्र में, तो वहाँ सरकार को उनकी जिम्मेदारी भी उठाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पीएफ का पैसा मार्केट्स में लगाया जा सकता है, क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जा सकता है जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिले। ओवरऑल बात यह है कि न तो 3,000 से कुछ होगा, न 7,500 से कुछ होना था। 7,500 फिर भी एक ये मान लीजिए कि एक आपका ठीक ठाक रकम थी कि आप एक उस चीज को ये मान सकते थे चलिए आपके कुछ खर्चे उससे निकलेंगे, क्योंकि मेडिकल का खर्चा है, 60 साल के बाद आपके बीमारियों का खर्चा होता है, रहने का खाने पीने का खर्चा है। जी जी, कुल मिला के 7,500 रुपए का सपना टूटता हुआ दिख रहा है, रकम वो 3,000 पे आती दिख रही है। कब तक आता है ये देखना होगा, लेकिन निराशा की बात जरूर है लाखों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए। लेकिन सर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बता दिया है कि अगले कुछ महीने में इसको लागू कर दिया जाएगा। ये एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोल्ड की। भारत में सोने की मांग इस साल जनवरी मार्च क्वार्टर में 15% घटकर 118.1 टन रह गई, जबकि बढ़ती कीमतों के कारण इसकी कीमत जो है 22% बढ़कर 94,030 करोड़ रुपए हो गई। सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी पूर्व अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत में सोने की मांग जो है 700 से 800 टन के बीच रह सकती है। इस बीच एक और डेटा है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वो है कि भारत में 2025 की पहली तिमाही में निवेश के लिए, गौर कीजिएगा, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए सोने की मांग जो है 3 साल के उच्चतम स्तर यानी 552 टन पर पहुंच गई है, जो 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखे गए लेवल्स के आसपास के यानी करीब। सर इन दोनों आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, WGC के जो आंकड़े हैं वो 2-3 ट्रेड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जी। पहली और जो उसका पूरा जो मजमून शुरू होता है वो शुरू होता है गोल्ड की कीमतों के 1 लाख रुपए पर पहुंचने के साथ। सर इसके 2 असर हुए हैं। एक तो असर ये हुआ है कि पिछले 1 साल में गोल्ड ने जिस तरह से रिटर्न दिया, अगर आप पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे तो लगभग 35% का रिटर्न मिला है, और इसी आप जनवरी से लेकर देखेंगे अब तक तो तकरीबन 25% का रिटर्न गोल्ड अब तक दे चुका है जी। अब इसका 2 तरफा असर पड़ा है। एक तो असर ये दिखा है कि लोगों को ये लगा कि गोल्ड अब सबसे अच्छा साधन है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है सर। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है, 7% के आसपास इन्वेस्टमेंट डिमांड भारत में बढ़ी है, और 40.7 टन की गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की डिमांड हुई है। पिछले साल 43 टन के आसपास थी। जो आपने 552 टन का आंकड़ा बताया वो ग्लोबल लेवल पर गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का है जी। दूसरा जो ट्रेंड है वो ये है कि जहां इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ी है वहीं ज्वेलरी की डिमांड घटी, उसी रेशियो में बल्कि उससे बहुत ज़्यादा नीचे आई है। 25% ज्वेलरी की डिमांड जो है वो घटी है, और लगभग 71 टन के आसपास ज्वेलरी की डिमांड आ गई है। पिछले साल ये इसी जनवरी से मार्च की तिमाही में 95 टन से ज़्यादा थी। सर ये क्या तस्वीर पेश कर रहा है? ये तस्वीर ये पूरा ये बता रहा है कि लोग ज्वेलरी खरीदने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि दाम पहुंच गया 1 लाख पे। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस ऊंचे लेवल पर ज्वेलरी को खरीदा जाए जी। तो उसमें WGC की ही एक रिपोर्ट ये बताती है कि लोग अब अपने पास मौजूद जो ज्वेलरी है उसको ज्वेलर्स को दे रहे हैं और उसके बदले नई ज्वेलरी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। 40-45% ऐसी तादाद है जो नई ज्वेलरी खरीदी जा रही है जिसमें कि पुरानी ज्वेलरी इन्वॉल्व है जी। दूसरी तरफ लोगों को ये लग रहा है कि पैसा अगर लगाना है अच्छा रिटर्न के लिए, तो पिछले जो अक्टूबर से मार्केट्स में गिरावट आई है उसने ये बताया है कि इससे बेहतर था कि आप सोने में पैसा लगाते। एक सॉलिड एसेट है, रिस्क को बचाने वाला एसेट है, आपको सेफ हेवन के तौर पे काम करता है। जब भी अनसर्टेनिटीज होती हैं दुनिया भर में तो गोल्ड सबसे बड़ा एक प्रोमिनेंट एसेट क्लास बनकर उभरता है। और गोल्ड ने पिछले साल भी मार्केट्स को रिटर्न के मामले में आउट परफॉर्म किया, और इस साल भी अगर आप अब तक का देखेंगे तो बाजारों के मुकाबले गोल्ड के रिटर्न बहुत ज़्यादा तगड़े नज़र आते हैं जी। सर एक और आंकड़ा हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भारत की जो महिलाएं हैं उनको लेकर कहा जा रहा था कि वो बहुत ही चतुर जो हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही आगे अग्रसर रहती हैं।
ऐसी बातें कही जा रही थी। उन्होंने कहा, उस रिपोर्ट में कहा गया कि सर 780 टन या कितना, 780 बिलियन डॉलर्स का फायदा बिल्कुल, हुआ। लगभग 800 टन, 800 अरब डॉलर के आसपास का फायदा एक साल में हुआ है, जो गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं। भारत में तकरीबन 25,000 से 30,000 टन गोल्ड जो है वो हाउस होल्ड यानी परिवारों के पास मौजूद गोल्ड का जो मात्रा है वो इतनी बताई जाती है। बहुत सारे अलग अलग अनुमान जिसको लेके हैं, लेकिन अगर आप 25,000 टन के कंजर्वेटिव एस्टीमेट को भी लेके चलेंगे तो ये इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 95,000 रुपए के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 238 लाख करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बैठती है, जिसमें कि तकरीबन 800 बिलियन डॉलर का या बल्कि उससे ज़्यादा का इजाफा सिर्फ और सिर्फ बीते एक साल में हुआ है। सर अगर सरकार इसको मोनेटाइज कर दे तो इसको इकोनॉमी में अगर जोड़ दे तो सर आंकड़ा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। देश के गोल्ड की वैल्यू को अनलॉक करने की कोशिश सरकार ने की, आगे भी हो सकता सरकार करे किसी नई स्कीम के तहत, लेकिन जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार लेके आई उसके पीछे पर्पस यही था कि देश के जो महिलाओं या जो घरों में सोना मौजूद है उसको बाहर लाया जाए, उसकी वैल्यू को अनलॉक किया जाए, लोग उसको मोनेटाइज कर पाएँ और इस तरह से देश की जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है गोल्ड को लेके उसको कम किया जा सके। हालांकि लोगों ने कोई खास इसमें रुझान दिखाया नहीं जी। SGB को लेके लोगों का रुझान दिखाई दिया, जहां पे लोगों को लगा कि यहाँ फायदा है, 2.5% का आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और अच्छी खासी आपको वैल्यू अप्रिशिएट होके मिलने वाली, तो वहां लोगों ने पैसा जम के लगाया। लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन में अपना सोना देने से लोगों ने परहेज किया, ये जो ट्रेंड पूरे हैं उसके, और इसी वजह से सरकार को इस स्कीम को बंद भी फॉर्मल तौर पर सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को इसी साल बंद भी कर दिया जी। अब प्रवीण सर जाते जाते अगर गोल्ड की बात हो रही है तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपसे भी हम लेना चाहेंगे। 1 लाख रुपए के आसपास है सर गोल्ड, ऐसे में उन निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी जो इसमें, मान लीजिए आज अक्षय तृतीया भी है, बहुत शुभ पावन दिन है सर, तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या सलाह होगी? आप तमाम इसका उत्तर आप उस बेसिस पर दीजिए जो तमाम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आ रही है उसके बिहाफ पर आप बोलिए, बताइए कि क्या गिरावट आए, नीचे आए, 56,000 के आसपास आए सोना तब खरीदें, या अगर ऊपरी स्तर पर है तो वहाँ अवॉइड करें? नहीं, देखिए जानकार ज़्यादातर ये बताते हैं कि लगभग आपका जो पोर्टफोलियो उसका 8-10% आप हिस्सा गोल्ड में रख सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। बाकी भारतीय जो महिलाएं हैं, जैसा उदय कोटक ने अपने हाल उसमें कहा कि भारतीय महिलाएं इन सबसे ज़्यादा समझदार हैं जो कि अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करती हैं और आज वो उसका फ़ायदा भी उठा रही हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो आगे गिरेगा या नहीं गिरेगा ये डिपेंड करेगा ग्लोबल लेवल पर किस तरह का माहौल होता है। टैरिफ का बड़ा माहौल है, टैरिफ किस तरह से, जो टैरिफ का रिजीम है उसमें क्या बदलाव होते हैं, भारत की क्या डील होती है, दुनिया भर की क्या डील होती है, क्या अमेरिका रिसेशन में जाएगा नहीं जाएगा, डॉलर किस तरह, वो मल्टीपल फैक्टर हैं, उसको आपको देखना होगा। एक बेहतर तरीका ये है कि आप डिजिटल गोल्ड को खरीदें, किस्तों में खरीदें, SIPs के जरिए खरीदें, जिससे कि जैसा आप इक्विटीज़ में करते हैं शेयरों में कि आप उसकी एवरेजिंग कर लेते हैं, गोल्ड में भी आप इसकी एवरेजिंग कर सकते हैं ओवरऑल। लेकिन आपको जो डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठिए, उसके साथ अपने चीज़ें, अपना रिस्क प्रोफाइल डिस्कस कीजिए, आपको कब पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके साथ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप जब बैठेंगे तो वो आपको इन तमाम चीज़ों की बारीकी से जानकारी देगा और उसी के हिसाब से आप गोल्ड में पैसा लगाने का भी फैसला कर सकते हैं। जी प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम विषयों पर बहुत ही आसान भाषा में उसका विश्लेषण किया और हमारे व्यूवर्स को समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।